हेलो स्टूडेंट, मैं विनोद कुमार शर्मा प्रयास ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, इसमें भी अपने राष्ट्रपति से संबंधित पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। ठीक है, अब 2 क्लासेस में राष्ट्रपति से संबंधित हो चुकी हैं, तो आपने पहले 2 वीडियो देखी होंगी। अब अगर आपने वो 2 वीडियो देखी हैं तभी आगे इससे क्या है फ़ायदा है। अन्यथा देखिएगा, जब पहले कोई चीज़ शुरुआत करते हैं, जब पहले शुरुआत से ही समस्या पैदा होती हैं तो समाधान बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले यही है, क्यों न अपने शुरुआत से उस चीज़ को देखा जाए, उस वीडियो को देखा जाए, तो अगली वीडियो करना अपने क्या देखना और समझना आसान हो जाता है। तो जैसे मैंने अभी आपसे बात कर रहे हैं किसके बारे में जी, कि राष्ट्रपति जी के बारे में बात कर रहे थे। यानी इससे पहले मैं आपको अनुच्छेद 52 है, 53 है, 54 है, 55 है, यानी इनके बारे में आपको बता चुका हूं। और देखिए, आपको उन जो अनुच्छेद बताए थे उनको ध्यान में रखना जरूरी है। ये नहीं है कि हाँ जी हम आपको बता रहे हैं या बोल रहे हैं जी आपने नहीं, उन चीज़ों को अनसुना नहीं करना है, ध्यान से आपने उन चीज़ों को सुनना है। तो देखिएगा, आज अपने जो नेक्स्ट बात करेंगे वो अपने बात करनी है अनुच्छेद 56 यानी 56 यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल। और देखिएगा, सब जानते हैं अपने कि जो राष्ट्रपति है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल भारत में कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है। कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है जी, 5 वर्ष का है। तो एक बात को इसमें आपने ध्यान रखिएगा, अभी बोला कि जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो क्या होगा बताइएगा। अभी मैंने क्या बोला गया, किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो क्या होगा। हाँ सही है, आप बोल रहे हैं इसमें क्या जी, इसमें कि राष्ट्रपति का 6 माह में पुनः चुनाव होगा। बिल्कुल आपने सही बोला है, लेकिन एक बात को आपने ध्यान रखना है कि हाँ ये बिल्कुल आपने सही कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह में पुनः होगा, लेकिन एक बात को आपने विशेष ध्यान रखना है कि 6 माह में तो होगा, लेकिन कितने समय के लिए होगा ये आपने ध्यान रखना है। तो देखिएगा, ये पूरे 5 वर्ष के लिए ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव होगा, न कि आपने दिमाग में वो रखना है जैसे आपने वहाँ पढ़ा था, लोकसभा में पढ़ा, राज्यसभा में आपने पढ़ा, और आपने जो पंचायती राज है इसमें आपने पढ़ा। तो वहाँ तो क्या हो जाता है, किसी कारणवश अगर पद रिक्त होता है तो अपने क्या होगा, 6 माह में शेष समय के लिए उपचुनाव होता है। यहाँ उपचुनाव शब्द यूज नहीं होता है, और यहाँ जो शब्द है वो चुनाव ही यूज होता है। यानी 6 माह में चुनाव होगा और पूरे वो 5 वर्ष के लिए होगा, ये आपने ध्यान रखना है। बस इसमें इतनी चीज़ है कि 6 माह ठीक है, लेकिन 6 माह में न कि आपने शब्द यूज करना है वो शेष वाला नहीं, बल्कि पूरे 5 वर्ष के लिए चुनाव होगा। और देखिएगा, जैसे अमेरिका है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष। और अभी आपने ध्यान भी दिया होगा, अगले साल इसमें क्या है, राष्ट्रपति, अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, और वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, 4 वर्ष का। और सामान्यतः आप सभी जानते हो कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है कि जिसके राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, 1 वर्ष का है। और जनरली देखिएगा, जैसे कई बच्चे बोल भी रहे हैं, इसमें बोला जी कि हाँ जी किसका जी, कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन आज एक आप बात ध्यान रखिएगा, क्या विश्व में ऐसा कोई देश है जहां राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 माह है। ये आप ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला, क्या विश्व में ऐसा कोई देश है जिसके राष्ट्रपति का कार्यकाल, मैंने क्या बोला, 6 माह का है। ध्यान रखिएगा, हाँ एकमात्र ऐसा देश है सैन मैरिनो। जो सैन मैरिनो एकमात्र ऐसा देश है जिसके राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, 6 माह का है। ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो सैन मैरिनो है एक छोटा सा देश है, कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, और ये यूरोपियन कंट्रीज यानी इसमें आता है, और इटली के बिल्कुल क्या है, पास में है। ये सैन मैरिनो कंट्री है, और यहाँ जो इस सैन मैरिनो मैंने आपसे कहा, इसकी अपनी अलग से कोई सेना नहीं है। जैसे अपने बात करें, अपने नेपाल है ना,
कि नेपाल का जो उसमें क्या है बॉर्डर आदि की सीमाओं की रक्षा का कार्य आदि किसका है कि भारत के साथ संधि समझौते ऐसे हो रखे हैं कि वो सारा काम उसी का है। तो उसी प्रकार सैन मेरिनो एक यूरोपियन कंट्रीज है और छोटा सा देश है और ये इटली के पास में है और सारा उसमें क्या है उसकी सीमाओं की रक्षा आदि का काम क्या है वो इटली का ही है। उसी की बात मैं कर रहा हूं सैन मेरिनो। यहाँ जो राष्ट्रपति हैं इसका कार्यकाल कितने माह का है 6 माह का है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये है अपने किसमें अनुच्छेद 56 कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना 5 माह है। अब देखिएगा ये तो अपने बात होगी इसके राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। अब देखिए आते हैं कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अब क्या बोला गया कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन मतलब कि क्या भारत में राष्ट्रपति दोबारा बन सकता है। ध्यान रखिएगा, हाँ देखिएगा कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि इसमें जी भारत के संविधान में कि राष्ट्रपति क्या भारत का जो राष्ट्रपति है दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, नहीं, यानी कि भारत में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन हो सकता है। और इसका आपने सामने एग्जाम्पल भी है, ध्यान रखिएगा। आपने पढ़ा होगा कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति हैं आज तक जो 1 से अधिक बार बना है। अगर कहीं ऐसा लिखा होता कि वो पुनः नहीं बन सकता तो ध्यान रखिएगा ये 1 बार नहीं, ये व्यक्ति 3 बार बना है। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं इसके बाद आज तक कोई नहीं बना है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि भारत में जो राष्ट्रपति हैं दोबारा निर्वाचित नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। हाँ देखिए जनरली इसमें एक शब्द ध्यान रखिएगा, अपने इसमें शब्द यूज करते हैं कि भारत का संविधान क्या है जी, कि भारत का जो संविधान है वो क्या है मौन है। ध्यान रखिएगा ऐसा शब्द इस अनुच्छेद में या मूल संविधान में नहीं लिखा है, ये विशेष ध्यान रखना है। हाँ जनरली अपने आम बोलचाल में शब्द यूज करते हैं कि भारत का संविधान क्या है जी मौन है, नहीं, क्योंकि कथन सत्य और असत्य में ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्या पूछे अगर आपसे पूछे कि भारत का संविधान मौन है, नहीं, इसमें मौन नहीं है बल्कि इसमें लिखा है कि पुनर्निर्वाचन हो सकता है। ये इस शब्द पर विशेष ध्यान रखना है, आपने इस पर जोर देना है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये ऐसा कोई उल्लेखित नहीं है अपने मूल संविधान। हाँ आम बोलचाल में शब्द यूज कर लेते हैं कि संविधान मौन है जी, लेकिन बोलने में बोलचाल में यूज करने में और लिखित रूप में क्या है फर्क है, और वही आपने ध्यान रखना है। इस शब्द को विशेष ध्यान रखिएगा कि ये कहीं भी लिखित रूप में नहीं है। हाँ इतना है कि भारत का राष्ट्रपति दोबारा बन सकता है, और आपके सामने मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। हाँ जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें अमेरिका में अभी जैसे मैंने कहा चुनाव होने वाले भी हैं कि नेक्स्ट ईयर्स में कि वहाँ उसमें वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और लेकिन वहाँ ये नियम है कि अमेरिका में राष्ट्रपति 2 से तीसरी बार नहीं बन सकता है। और जैसे अभी आपने ध्यान दिया हो करंट ही की बात बता रहा हूँ कि रूस के अंदर जो वर्तमान में जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन कि उनके अब क्या है जी वहाँ उसमें अभी बाकायदा वोटिंग हुई, पिछले 1 हफ्ते से प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पर कि इसमें बाकायदा वोटिंग हुई है क्या कि वहाँ जो राष्ट्रपति हैं उसका कार्यकाल बढ़ा के 2036 तक किए जाने की बात है, और वोटिंग हुई है। इसमें लगभग 70% जनता ने इसके फेवर में वोट दिया है कि हाँ जी इस कार्यकाल को 2036 तक बढ़ाया जा सकता है। अभी और आने वाला समय है क्लियर कर पाएगा, लेकिन मैं भी जो बता रहा हूँ जो 70% में इसमें क्या समर्थन है, तो वहाँ का जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है उनका कार्यकाल 2036 तक हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन जिससे अपने क्या बोला कि यहाँ तो उसमें अब इसको बता रहे हैं और यहाँ अमेरिका में बोला 2 बार ही है। और अभी आपने ध्यान दिया हो थोड़े दिन पहले की बात है
उसमें कि चीन है, कि चीन के अंदर भी जो राष्ट्रपति हैं वो आजीवन बन सकता है, कि पहले भी वहाँ ये नियम था लेकिन वहाँ संविधान में संशोधन हुआ कि वहाँ अगर राष्ट्रपति 2 बार बन सकता था, लेकिन अमेरिका में इसमें क्या रूस में कि चीन है, कि चीन में राष्ट्रपति अब आजीवन बन सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इन दिनों थोड़ा आपने ध्यान भी दिया होगा कि चीन और भारत का जो थोड़ा उसमें क्या है संबंध है वो थोड़े से खटाई में पड़े हुए हैं, कि दोनों में थोड़ा आपसी सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। ठीक है, ये इसमें किसके बारे में बात होगी भी कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में। बस थोड़ा आपने इतने ध्यान रखना है कि जो पुनर्निर्वाचन, कंफ्यूज नहीं होना है इस मौन वाले शब्द को लेकर कि पुनर्निर्वाचन हो सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। हाँ जी, ये बात हुई किसके बारे में, अनुच्छेद 57 के बारे में। अब आता है राष्ट्रपति की योग्यताएं। अब देखिएगा कि राष्ट्रपति की योग्यताएं आप सब जानते हो कॉमन है, लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है। देखिए जैसे पहले क्या बोला कि सबसे पहले नंबर 1 क्या हो जी, भारत का नागरिक हो, कि भारत का नागरिक हो। ठीक, दूसरा इसमें क्या बोला जी, आयु कितने वर्ष हो, आयु 35 वर्ष। तीसरी बात, वह किसी लाभकारी पद पर न हो। हाँ, अब देखिएगा उसके बाद में नंबर 4, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये ध्यान रखिएगा। अब ये इसमें क्या है कि भारत का नागरिक हो, लेकिन इसमें भी एक बार ध्यान रखिएगा, एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, किसमें पूछा, यूपीएससी में। ध्यान रखिएगा क्या पूछा, और देखिएगा ये जो टॉपिक जो अपने पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा जैसे यूपीएससी से मेरे याद ध्यान में आया, तो देखिएगा छोटे से छोटा लेवल जो है कि वहाँ से लेके, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने क्या बोला, एक कांस्टेबल से लेके चाहे अपने क्या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि सभी में ये टॉपिक आपको काम आएगा। क्योंकि और आपको मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि ये नहीं सिर्फ अपने रेट है या इस लेवल के लिए इस लेवल नहीं, बल्कि ये चीज़ आपको हर एग्जाम में काम आएगी। और उस तरीके से ही मैं बता रहा हूं, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, चाहे अपने रेट की है, पटवारी की है, कांस्टेबल की है, तो यानी इस या सिविल सर्विस हैं, तो ये टॉपिक आपको मैं उस तरीके से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हर जगह आपको काम आएगी। और जैसे भी मैंने क्या एग्जाम्पल दिया आपको, उसमें पूछा क्वेश्चन, ये योग्यता में क्वेश्चन पूछा, उसमें बोला जी एक मैंने ऑप्शन दे दिया भारत का नागरिक हो, उसके बाद में एक बोला कि मूल रूप से या भारत का मूल निवासी हो। यहां आप ध्यान रखिएगा, एक तो बोला भारत का नागरिक हो, दूसरा बोला कि भारत का मूल निवासी हो, तो ये आपने विशेष ध्यान रखना है, ये शब्द कहीं नहीं लिखा है, ये आप ध्यान रखना कि मूल नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ क्या बोला है कि भारतीय संविधान में इतना ही उल्लेखित किया गया योग्यता के बारे में कि वो भारत का नागरिक हो, न कि ये शब्द बोला मूल निवासी हो। कि मूल का तो मतलब क्या होता है कि वो यहीं पैदा हुआ हो, उसकी मतलब इसके जो क्या है बाकी जो गार्जियन आदि हैं सारे इंडिया के, कोई जरूर नहीं, सिर्फ इसमें मूल का मतलब तो ये है। लेकिन यहाँ क्या बोला है, वो केवल क्या होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो, न कि ये शब्द लिखा है मूल निवासी हो। और ये सत्य और असत्य में आता है, तो ये शब्द आपने विशेष ध्यान रखना है। और ये आयु आप जानते हो, इसमें बोला कि आयु क्या बोला कि 35 वर्ष है, ये मिनिमम है और हाईएस्ट का इसमें कुछ नहीं है। कई बार बच्चे कहते हैं सर अधिकतम कितनी होनी चाहिए, अधिकतम कोई आयु नहीं है, सिर्फ आयु क्या है मिनिमम है, न्यूनतम है आयु यानी 35 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो कितने वर्ष का ही हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि जो भारत के जो राष्ट्रपति है कि सबसे अधिक आयु के यानी 77 ईयर में भारत में 3 राष्ट्रपति बने हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रणब मुखर्जी हैं 77 में बने हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए KR नारायण जी हैं 77 में बने हैं, R वेंकटरमन हैं ये 77 में बने हैं। लेकिन
अब 77 का मतलब मैं 1977 नहीं बोल रहा हूं कि 77 का मतलब यानी उम्र में, यानी इस आयु के अंदर ये तीनों बने हैं। हाँ, तीनों में फर्क क्या है, सिर्फ महीनों का है, लेकिन अगर साल की बात की जाती है तो तीनों 77 में ही बने हैं। तो इसलिए अधिकतम आयु का कोई इसमें लेना देना नहीं है। उसके बाद में वह किसी लाभकारी पद पर न हो। और थोड़ा सा अपने यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ये लाभकारी क्या है, यानी देखिएगा, अब लाभकारी का मतलब इसमें देखिएगा, इसमें जैसे अपने कोई राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उसके बाद में मंत्रिपरिषद का सदस्य, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, ये लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। ये पद पर रहते ही चुनाव कर सकते हैं, इन्हें कि लाभ का पद नहीं माना है। और वैसे अगर भारतीय संविधान में देखा जाए, कहीं भी डिटेल रूप में ये लाभ नहीं लिखा हुआ कि ये है। और लेकिन ये मैंने आपसे कह दिया कि ये जो व्यक्ति हैं ये लाभ के पद पर नहीं आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बोला, चाहे राष्ट्रपति हैं, कि राष्ट्रपति हैं, अगला चुनाव लड़ना है तो पद पे रहते चुनाव लड़ सकता है, त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति हैं या उसके बाद अपने कोई मतलब केंद्र या राज्य के अंदर मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ सकता है, या सांसद या विधायक हैं वो चुनाव लड़ सकता है, वो पद पे इसमें क्या है, रहते लड़ सकते हैं, इसे लाभ का पद नहीं माना गया है। उसके बाद बोला कि लोकसभा के सदस्य की बनने की योग्यता रखता हो। हाँ, कई बार कंफ्यूज होते हैं, क्या जी इसमें जी कि आपने वो तो बोला ही नहीं जी कि पागल एवं दिवालिया न हो। ध्यान रखिएगा, ये पंक्ति भी कहीं नहीं लिखी हुई है राष्ट्रपति की योग्यता में। हाँ, माना ये चीज है, ये तो व्यवहारिक चीज है, लेकिन कहीं आप बोलो जी ये ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा, ये प्रॉपर लाइन नहीं लिखी हुई है कि इसमें पागल व दिवालिया हो, कि ये योग्यताओं में ये लाइन अलग से नहीं है। हाँ, वो इसको इसके अंदर देख सकते हैं, क्योंकि जब लोकसभा के सदस्य की योग्यता है, लिखा ना कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो ये लाइन यहाँ तो लिखी है, इसलिए इसके अंदर अपने कह सकते हैं, लेकिन अलग से ये लाइन इसमें नहीं लिखी है, ये ध्यान रखिएगा। ये अपने क्या हो गया अभी कि राष्ट्रपति की योग्यताएं भी। तो देखिए, सबसे पहले अपने बात किया राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, अब आ गया राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, अब इसमें आ गया राष्ट्रपति की योग्यताएं। अब अपने नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा, अब आता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, यानी राष्ट्रपति पद के लिए शर्त क्या है। अब शर्त यही है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो वो किसी सदन आदि का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक, सामान्य ये है, लेकिन ऐसा भी नहीं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि बाई चांस मान ले वो किसी सदन का सदस्य है। अब किसी सदन का सदस्य है और चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया, तो चुनाव जीते ही क्या है, उसका पद रिक्त माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने ध्यान दिया हो 2012 के अंदर, उसमें 2012 के अंदर जो भारत के राष्ट्रपति बने थे प्रणब मुखर्जी बाकायदा क्या थे, उसमें एक सदस्य थे लोकसभा के, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार अगर अपने वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में जो देश के राष्ट्रपति हैं उसमें रामनाथ कोविंद जी, ये बाकायदा क्या थे, बिहार के राज्यपाल थे, ध्यान रखिए। तो लेकिन इसमें क्या है कि पद पे रहते चुनाव लड़ सकता है, लेकिन इसमें ऐसा है जैसे चुनाव जीता तो पद वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये किस में बोला, अनुच्छेद 59 में है। अब देखिएगा भी आता है अनुच्छेद 60 कि राष्ट्रपति को शपथ। अब देखिएगा, शपथ की अगर बात की जाती है, ठीक है, कि राष्ट्रपति की शपथ, तो इसमें अब आता है कि जो राष्ट्रपति है कि बाकी जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, ध्यान रखिएगा संवैधानिक पद हैं, उन सभी की शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में है। लेकिन यहां आप ध्यान रखिएगा, इसमें एक तो आ जाएगा राष्ट्रपति, उसके बाद में उपराष्ट्रपति, उसके बाद में राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में नहीं है, बल्कि इनका क्या उल्लेख है। जैसे सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं, राष्ट्रपति।
इसका अलग में है, इसका अलग अनुच्छेद में, इसका अलग अनुच्छेद में है। तो यहां अपने बात किसकी कर रहे हैं, राष्ट्रपति कि राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख किस में है, वो उसमें अनुच्छेद 60 में है। ये आपने ध्यान रखना है। तो और उसके बाद में आता है ये किस रूप में शपथ लेते हैं, यानी ये किसकी शपथ लेता है राष्ट्रपति, कोई बताना चाहेगा, आप में ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति किस रूप में शपथ लेता है। तो ध्यान रखिएगा किसकी शपथ लेता है, ये संविधान एवं लोगों के कल्याण की शपथ लेता है, यानी संविधान की गरिमा बनाए रखना प्लस उसमें क्या है कि लोगों के कल्याण के लिए इसमें ये शपथ लेता है। ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, अब ये तो बात होगी शपथ, इसमें कहाँ उल्लेख है, क्या है। अब इसमें आता है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता है, बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं। हाँ जी, कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बाई चांस सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसमें क्या है, अब्सेंट है यानी अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो इसे शपथ दिलाएगा। ये तो ठीक है, ये पता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए क्या ये चीज संविधान में उल्लेखित है, आपसे क्या बोला गया कि इसकी अनुपस्थिति में कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश है वो क्या शपथ दिलाएगा, क्या यह संविधान में लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा ये बात लिखी हुई है, बस ये आपने ध्यान रखना है। खासकर कौन, ये जो आरएस या अपने यूपीएससी आदि की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है कि ये ऐसी चीज़ें उसमें थोड़ी, मैं कहता है छोटे एग्जाम में नहीं कहता आ नहीं सकती, आने को आ सकती हैं लेकिन बहुत कम है। लेकिन ये जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि आरएस की तैयारी कर रहे हैं या अपने यूपीएससी की हैं या सब्जेक्ट के हैं, फर्स्ट ग्रेड आदि की हैं, तो वहाँ ये चीज़ें कथन के रूप में पूछी जा सकती हैं। ये आपने ध्यान रखना है। ये बात होगी किसके बारे में, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। अब देखिएगा भी, अब आता है अनुच्छेद 61 यानी महाभियोग, जिसे राष्ट्रपति को हटाना है। और जनरली देखिएगा अब मन में अपने क्या आता है कि जो राष्ट्रपति को हटाने की बात करते हैं, महाभियोग की बात करते हैं, तो फर्स्ट से अपने दिमाग में क्या आता है, अनुच्छेद 61 आता है। ध्यान रखिएगा इसमें कि इस महाभियोग की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये महाभियोग 61 से पहले अनुच्छेद 56 में भी है। ये आपने ध्यान रखना है कि 61 तो है ही है, 61 में क्या है और 56 में क्या है, ये अंतर ध्यान रखना। यहां अनुच्छेद 56 में तो क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस वजह से लाई जा सकती है, यहां तो लाने का रीजन है और यहां क्या है, ये प्रक्रिया है। ये आपने ध्यान रखना है और यहां अपने कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर दोबारा सुनिए, मैंने ये जो महाभियोग बात कर रहा हूं, पहली बात तो शब्द ध्यान रखिएगा कि महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, अन्य जो हैं उनके लिए शब्द होता है अभियोग। यानी महाभियोग जो मैंने क्या कहा आपसे, शब्द है, ये केवल राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, अदर के लिए अपने शब्द क्या होता है, अभियोग होता है। हाँ, अब जनरली अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, अब ये रेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें क्या है कि भारत के प्रथम न्यायाधीश जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगी। हाँ, माना शब्द ये हैं, लेकिन अगर प्रॉपर शब्दावली की बात देखा जाए तो वो अभियोग है। माना ये शब्द प्रचलन में है, लेकिन प्रॉपर देखा जाए तो ये ओनली शब्द किसके लिए यूज होता है, ये राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, अदर के लिए। लेकिन आम बोलचाल आदि में क्या है, ये शब्द अपने प्रयोग करने लगे हैं न्यायाधीश के लिए भी, लेकिन प्रॉपर शब्द उनके लिए क्या होता है, वो अभियोग होता है, न कि महाभियोग होता है।
यानी यहां तो मैंने क्या बोला, अनुच्छेद 56 में तो क्या लिखा हुआ है, महाभियोग में लाने का रीजन, यानी इसमें, और इसमें है रीजन क्या। और अभी ये क्वेश्चन पूछा भी था, जाने के फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था अभी आप किसी बच्चे ने एग्जाम दिया भी होगा या पेपर देखा भी होगा। क्या पूछा गया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लग सकती है, किस वजह से लग सकती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ये आप ध्यान रखिएगा कि संविधान के उल्लंघन, संविधान के उल्लंघन, ये है, ध्यान रखिएगा। न कि कदाचार, असमर्थता आदि ये शब्द इसके लिए यूज नहीं होता है। इस वजह से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लग सकती है, और ये 56 में लिखा है, ये आपने ध्यान रखना है। हाँ, 61 में क्या है, 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है, ये ध्यान रखिएगा। यहां तो लाने की वजह थी, और यहाँ इसमें 61 में क्या है कि 61 में तो कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है इसका उल्लेख क्या है, 61 में है। अब इसमें आता है, देखिएगा महाभियोग की प्रक्रिया है क्या। किसी भी अगर राष्ट्रपति पर ये जो महाभियोग की प्रक्रिया की अगर बात करते हैं, लाई गई है या लाई जाती है या लाई जाएगी, तो वो कैसे ध्यान रखेगा। तो इसमें यही है कि संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा में लाएं या राज्यसभा में लाएं, यानी संसद के किसी भी सदन में ये प्रक्रिया लाई जा सकती है। कितने सदस्यों की सहमति से कम 1/4 सदस्यों की सहमति में, चाहे वो आप लोकसभा में लेके आओ चाहे वो आप राज्यसभा में लेके आओ, इसमें कोई बाउंड नहीं है कि ये नहीं है हाँ जी केवल लोकसभा में आ सकती हैं या केवल राज्यसभा में आ सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, अगर उपराष्ट्रपति को, आपने पढ़ा भी होगा कि राज्यसभा के पास में विशेषाधिकार है, क्या जी, अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो ये प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ आता है कि लोकसभा में नहीं बल्कि राज्यसभा में आता है। तो लेकिन यहाँ ऐसी कोई कंडीशन शर्त नहीं है कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी है तो लोकसभा या राज्यसभा के में लाई जा सकती है। कम से कम कितने, 1/4 सदस्यों की सहमति से ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक, अब ये प्रस्ताव लाने के बाद देखिएगा, और जनरली मन में अपने क्वेश्चन क्या आता है, यही है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाएं तो जिसे 14 दिन पहले सूचित करना होता है, ये कुछ जरूरी नहीं। कैसे मैं कह रहा हूं कि जब महाभियोग की प्रक्रिया इसमें क्या करते हैं कि प्रस्ताव किसी सदन में लेके आए, माना जैसे लोकसभा में लेके आए तो लोकसभा में लाए प्रस्ताव, तो लेकिन प्रस्ताव जब लाया गया है तो उसे सूचना देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो ये प्रक्रिया शुरू करने से पहले उसे 14 दिन पहले सूचित करना होगा। ये आपने ध्यान रखना है कि जनरली अपने कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही ध्यान रखिएगा, उसे नहीं, ये प्रस्ताव लाया जा सकता है लेकिन प्रस्ताव पर कार्यवाही शुरू करने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा, 14 दिन पहले सूचित करना होगा। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? दोबारा सुनिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मैंने अभी आपसे क्या कहा, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया उसमें संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, यानी प्रस्ताव ले आए, लेकिन उसमें प्रस्ताव उसमें क्या है, और बाकायदा 1/4 सदस्यों की लिखित सहमति से आ सकता है। तो उसके बाद प्रस्ताव लाने के बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, तो जो आगे बढ़ाना है तो उसे शुरू करने से पहले क्या है, सूचना देनी होगी 14 दिन। और राष्ट्रपति उस संसद के सदन में आके अपना पक्ष रख सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें है कि हाँ जैसे सूचित किया तो ऐसी स्थिति में कि अगर लोकसभा में लाए तो लोकसभा में, राज्यसभा में लाए तो राज्यसभा में, तो वो अपना क्या है कि संसद के सदन में अपना पक्ष रख सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा, जैसे अब ये प्रस्ताव मान लीजिएगा, जैसे भी मैंने क्या बोला, ये प्रस्ताव मान लीजिएगा लोकसभा में आ गया है। अब लोकसभा में आने के बाद ये प्रस्ताव उसमें कम से कम क्या है,
2/3 सदस्यों की सहमति से पारित होना जरूरी है। जब 2/3 सदस्यों की सहमति से पारित होना जरूरी है तो पारित यहां से होने के बाद कहां आएगा, ये राज्यसभा में आएगा। ठीक है, यानी यहां से लाने के बाद में कहां आएगा कि राज्यसभा में ये प्रस्ताव आएगा। अगर उसमें क्या है, अब राज्यसभा में भी ये जो प्रस्ताव है वो कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति से पारित होना जरूरी है। लेकिन बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बुक्स आदि में कहीं लिखा हुआ भी, कई बार इसमें लिखा पढ़ा है, देखा है क्या जी, उसमें इसमें कई शब्द लिखा है कि उपस्थित 2/3 सदस्यों की सहमति। नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा, उपस्थित नहीं शब्द यूज करना है आपने, वो गलत हो जाएगा आपका। बल्कि शब्द क्या यूज करना है कि लोकसभा के या राज्यसभा के, यानी लोकसभा में ध्यान रखिएगा 2/3, राज्यसभा में क्या 2/3। तो ये आपने ध्यान रखना है, न कि उपस्थित सदस्यों का 2/3। ये शब्द थोड़ा विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। यानी संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 सदस्यों की सहमति से ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर ये प्रस्ताव लाया गया है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होता है या राष्ट्रपति का पद अपने आप रिक्त हो जाता है, तो क्या होता है बताइएगा। तो ऐसी स्थिति में कि संसद के अगर दोनों सदनों में ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कि राष्ट्रपति का पद अपने आप ही रिक्त हो जाएगा या रिक्त माना जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये लीजिएगा जैसे अपने क्या बोला जी 10 मई को लाई गई, उसके बाद में इस प्रक्रिया को पारित होने में ये लीजिएगा ये 2 महीने लग गए, यानी 2 महीने और लग गए, यानी जून जुलाई। तो ऐसी स्थिति में अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया है 2 महीने बाद, तो इस समय में जो राष्ट्रपति के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, वो कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के समय। सोचिएगा, किसी राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा, जैसे मैंने क्या बोला, ये प्रक्रिया शुरू होगी 10 मई में, उसके बाद में 2 महीने बाद मान लीजिएगा ये प्रस्ताव क्या हो गया है, पारित हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो महाभियोग के समय जो राष्ट्रपति के द्वारा जो कार्य किए गए हैं क्या वो वैलिड हैं या नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में जो भी राष्ट्रपति के द्वारा कार्य किए गए हैं वो सारे वैध हैं न कि अवैध हैं। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या बोला, महाभियोग की प्रक्रिया। उसके बाद देखिएगा बहुत बार जो क्वेश्चन आते हैं इसमें क्या आते हैं। अब जैसे अभी क्या बोला कि महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के सदस्य भाग लेते हैं, कि संसद के सदस्य भाग लेते हैं। तो देखिएगा अब मैंने यहां शब्द क्या यूज किया है, याद कीजिएगा जब मैंने आपको अनुच्छेद 54 बताया था, अनुच्छेद क्या बोला था मैंने 54, क्या बताया था 54 में, आपको बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, याद कीजिएगा उसमें मैंने शब्द क्या यूज किया था कि संसद के सदस्य नहीं बल्कि क्या बोला, संसद के निर्वाचित सदस्य शब्द यूज किया था। यहां शब्द मैंने क्या यूज किया था कि संसद के निर्वाचित सदस्य, और यहां मैं क्या बोला, संसद के सदस्य, यानी के मतलब यानी यहां सभी आ गया। तो यानी यहां इसमें क्या आ गया, महाभियोग की प्रक्रिया में निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य ही भाग लेते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है। यानी पहले सिर्फ क्या था, निर्वाचक मंडल में तो ओनली क्या ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य थे, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में क्या बोला आपको, निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य ही क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ये आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो बात होगी। उसके बाद में क्वेश्चन ये ऐसे ही बन जाता है
कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल तो है, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बनता है और अच्छा क्वेश्चन बनता जाने की। क्या बोला कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो क्या है वो, कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का अंग तो है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया का अंग नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे बोला, अब एक तो पहला शब्द तो इसमें क्या बोला अभी मैंने कि जो इसमें क्या होता है जी, मनोनीत सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य है। ठीक, अब मनोनीत तो इसमें क्या है देखिएगा, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, वो क्या थे ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल नहीं थे, लेकिन ये मनोनीत सदस्य क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया के अंग हैं। और इसके साथ साथ आप एक बात और ध्यान रखिएगा, जो अपनी 31 विधान सभाएं हैं, क्या बोला मैंने आपको कि जो अपनी 31 विधान सभाएं हैं, इसके चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो, ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला, अपने 31 विधान सभाएं हैं और 31 विधान सभाओं के चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित सदस्य हो, वो महाभियोग की प्रक्रिया के अंग नहीं हैं, यानी महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। ये आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन बन गया, ध्यान रखिएगा। एक तो बोला इसमें संसद के सभी सदस्य लेंगे, और यहां इसमें एक और बन गया, क्या बना कि इसमें विधानसभा के जो सदस्य हैं, चाहे वो मनोनीत हैं चाहे वो निर्वाचित हैं, वो दोनों ही महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का अंग तो हैं, और वो भी कौन से हैं, निर्वाचित हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। और अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा अभी, इसमें तीसरी बात आती है कि महाभियोग की प्रक्रिया है न्यायिक है, अर्ध न्यायिक है, पूर्ण न्यायिक है, कैसे है बताइए। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो शब्द यूज है वो अर्ध न्यायिक है, न कि न्यायिक। ध्यान रखिएगा कैसे, अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोला कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है जी वो क्या है जी, अर्ध न्यायिक है। अब ये अर्ध न्यायिक कैसे है, देखिए न्यायिक तो तब होती जब प्रक्रिया सारा डिसीजन आदि कहाँ होता, कोर्ट में होता, सुप्रीम कोर्ट में होता, लेकिन अब यहां शब्द इसके लिए क्या यूज हुआ है कि अर्ध न्यायिक हुआ है। अब अर्ध न्यायिक का मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने कहा ये लोकसभा प्लस राज्यसभा में कहीं भी प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया, तो लोकसभा में लाया गया तो उसके बाद में लाने के बाद में इसमें क्या होगा भी, इसमें कि यहाँ से ये पारित हो गया, और पारित होने के बाद में कहाँ जाता है, राज्यसभा, और राज्यसभा इसको पारित करने से पहले एक जांच कमेटी का गठन कर सकती है। तो इसीलिए क्या बोला, इसे ये अर्ध न्यायिक बोला है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कुछ दूर नहीं, अगर यहाँ से पारित होता है तो यहाँ इसमें क्या पारित करने से पहले उसको उसमें कुछ लगे, तो ऐसी स्थिति में उसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जा सकता है। तो इसीलिए क्या बोला, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये किसके बारे में बात होगी भी, महाभियोग की प्रक्रिया। मेरे हिसाब से आप समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा आप ढंग से इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, इसमें अपने देखने के बाद में फिर भी अपने क्या कि कोई बड़ी बात नहीं, कई बार क्या है कन्फ्यूजिंग रह जाती है, तो अपने जब रूबरू होंगे तो सामने क्या है फिर दोबारा इस पर अपने चर्चा कर लेंगे, विशेष ध्यान रखिएगा। ये अपने क्या हो गया अभी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। अब देखिएगा ये अपने बात हुई थी अनुच्छेद 59 के बारे में, 60 के बारे में और 61 के बारे में। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि अनुच्छेद 62 यानी 62। अब क्या बोला
कि राष्ट्रपति के पद पर रहते अगले राष्ट्रपति का चुनाव, यानी जो मेरा कहने का मतलब आपसे क्या है कि राष्ट्रपति के पद पर रहते ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाए। क्यों, ऐसा क्यों ना लिखेगा? और इसके पीछे भी वजह है। वो वजह ये है कि भारत में एक दिन का भी राज अंतराल नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। क्या बोला कि भारत में एक दिन का भी राज अंतराल नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। हाँ, किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का चुनाव समय पर नहीं हो पाता, ये ध्यान रखिएगा, किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का चुनाव समय पर नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल अपने आप आगे बढ़ जाएगा। कब तक? जब तक अगले राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए। जैसे अभी मैं एग्जांपल तो देखिए, जैसे वर्तमान में देश के राष्ट्रपति कौन जी? रामनाथ कोविंद। ठीक है, अब रामनाथ जी कोविंद है तो देखिएगा, अब बात करें इनका चुनाव कब हुआ था? इनका चुनाव हुआ था 17 जुलाई 2017 को, और प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा था? 24 जुलाई 2017 को, यानी 24 जुलाई 2017 को। तो देखिएगा, पद पे रहते चुनाव हो गया है, नहीं हो गया? अब देखिए, कार्यकाल तो 24 तारीख को समाप्त हो रहा था, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि चुनाव कितनी तारीख को हो गया कि 17 जुलाई को क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, यानी कि राष्ट्रपति के पद पर रहते ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाए और सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं। 17 को चुनाव हुआ और 20 जुलाई को उसका परिणाम आया, जिसमें रामनाथ कोविंद जी अपने क्या देश के राष्ट्रपति बने। ध्यान रखिए, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि राष्ट्रपति के पद पर रहते ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाए, क्योंकि भारत में एक दिन का भी क्या है, राज अंतराल नहीं है। ये आपने ध्यान रखना है। ये लीजिएगा अभी, ये किसके बारे में बात होगी? अनुच्छेद 62 के बारे में, यानी 62 के बारे में बात होगी। अब देखिए, बात करें अपने आगे भी, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद। अब क्या बोला गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी कोई विवाद होता है तो पहली बात तो जी इसका निपटारा कहाँ होता है, यही पता होना चाहिए। तो इसका जो निपटारा है वो कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में होगा। अब देखिएगा, अब बोला कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद हैं तो इसकी प्रक्रिया है या इसको है विवाद को किसके द्वारा कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी राष्ट्रपति, यानी जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है वो स्वयं कर सकता है, या ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति जो निर्वाचक मंडल हैं कि निर्वाचन मंडल के सदस्य भी उन्हें विवाद है कोई लगा तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में क्या है, अपील कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। लेकिन इसमें निर्वाचन संबंधी कोई विवाद है तो इसमें कम से कम 20 सदस्यों का सहमति या 20 सदस्यों की सहमति होनी जरूरी है। ये नहीं है कि एक दो के मन में यार चल, नहीं, कम से कम जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल बोला मैंने, ये जो सांसद विधायक निर्वाचक मंडल हैं, तो कम से कम 20 सदस्यों की सहमति से इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और प्लस अब देखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी, ये ध्यान रखिएगा, खासकर यूपीएससी आरएस आदि बच्चे ध्यान रखिएगा, इसमें क्या बोला गया, अगर ये जो प्रस्ताव लाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीशों की उपस्थिति में इसका समाधान या उसका निर्णय होता है। तो ध्यान रखिएगा, कम से कम 5 न्यायाधीशों की एक पीठ होगी। ध्यान रखिएगा, कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ होगी यानी बेंच होगी,
वो क्या करेगी, इस पर अपना डिसीजन लेगी। ये ध्यान रखिए, ये नहीं है कि हाँ जी एक नहीं, कम से कम के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी ध्यान रखिएगा कोई विवाद है तो ये विवाद कम से कम 20 सदस्यों की सहमति से या स्वयं उम्मीदवार है उसके द्वारा लाया जा सकता है। और ये प्रस्ताव उसमें जो लाया जाता है और इस पर चर्चा है, ध्यान रखिएगा, सुनवाई आदि है तो वो कम से कम 5 न्यायाधीशों की सहमति से लाई जा सकती है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, अब उसके बाद देखिएगा ये प्रस्ताव लाया गया। अब प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव लाने में इसमें क्या जो समय लगा, जैसे अभी मैंने आपसे बताया भी था, थोड़ा एग्जांपल दिया था, अब ऐसे दोबारा एग्जांपल ले लीजिएगा। जैसे वर्तमान में देश के राष्ट्रपति रामनाथ जी हैं, अब इनका चुनाव से जुलाई में हुआ था, अब जुलाई में क्या है चुनाव हुआ और इनसे संबंधित के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद था और ये विवाद क्या है जुलाई में क्या है, ये मान लीजिए 30 जुलाई को क्या है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और उसके बाद में इस पर निर्णय आते आते ये लगभग मान लीजिएगा 4 माह लग गए। अब 4 माह लग गए तो ऐसी स्थिति में इस समय के बीच में जो भी राष्ट्रपति के द्वारा कार्य किया गया है तो वो सारा वैध माना जाएगा, वैलिड होगा। अगर उसके खिलाफ कोई डिसीजन आता है तो, अगर पक्ष में है तो कहने जरूरत ही नहीं है, वो तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के दिया। बाई चांस कि माना 4 माह में कि रामनाथ कोविंद जी के खिलाफ क्या है उसमें निर्णय आया कि जिसमें जी चुनाव में गड़बड़ी जो भी हुई, तो ऐसी स्थिति में इस समय में जो भी क्या है उसमें कार्य किया गया है वो सारे वैध माने जाएंगे। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये किस में आ गया, अनुच्छेद 71 में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद में। अब देखिएगा आसान सा है, ये सब जानते हैं। इसमें क्या बोला कि अनुच्छेद 72 क्षमादान, यानी किसी भी न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को सजा दी गई है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो सजा है उसकी जो अंतिम अपील होती है वो कहाँ होती है, राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति के पास में पावर है क्या जी, वो किसी व्यक्ति की माना जैसे मृत्यु दंड मिला है तो उस मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, आजीवन कारावास में बदल सकता है, उसको कुछ साल में बदल सकता है, यानी ये उसके पास में क्षमादान का अधिकार है। और सैनिक न्यायालयों में भी ध्यान रखना कि इसमें इनके पास में क्या है, क्षमादान का अधिकार है, ये ध्यान रखिएगा। ये किस में आ गया भी, ये अनुच्छेद 72 में आ गया है। अब चलिए आगे, अब क्या बोला भी, अनुच्छेद 74 भी। वैसे इसके बारे में अपने डिटेल से बाद में पढ़ेंगे कि उसमें थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि जब अपने क्या पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो वहां आपने इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। यहां आप इतने ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति को सलाह के लिए एक मंत्री परिषद और जिसका मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ये आपने ध्यान रखना है। बस ये इतना ध्यान रखिएगा। क्या बोला कि राष्ट्रपति को सलाह के लिए एक मंत्री परिषद और जिसका मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद में आता है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसमें, 75 में। अब क्या बोला, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और फिर मैं आपसे कहता हूं ये जो 75 है इसके बारे में अपने और डिटेल से बात करेंगे जब प्रधानमंत्री अपने पढ़ेंगे। और 75 में लगभग 5-6 बातें हैं, आपको मैं सारी एक एक बात करेंगे इसमें क्या क्या है, ध्यान रखिएगा। बस यहाँ तो आपने इतना ध्यान रखना है क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह पर किसकी, ध्यान रखिएगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी। अब देखिएगा अभी अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति। और अभी देखिएगा थोड़ा इन दिनों आप करंट में हो, न्यूज़पेपर आदि पढ़ रहे हो तो ध्यान रखिएगा इससे संबंधित अभी अभी क्या हुआ है, पुरानी बात नहीं है, 2-4 दिन बात हुई। ध्यान रखिएगा कि महान्यायवादी से संबंधित अभी सेंटर में क्या हुआ है। ये तो आप सब जानते ही हो कि जो महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, कि राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और ये जो महान्यायवादी हैं आप सब जानते हो। और अभी ये बाकायदा भी क्वेश्चन भी पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, पटवारी में क्वेश्चन आया था। क्या पूछा गया था कि भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार कौन है, और उसने ध्यान रखिएगा हिंदी में नहीं दे के इंग्लिश में दे दिया। ध्यान रखिएगा उसने हिंदी में नहीं दे के शब्द इंग्लिश में यूज किया और उसने ऑप्शन क्या दिए, अटॉर्नी जनरल,
एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, अदर, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में कि भारत सरकार का जो सबसे बड़ा जो कानूनी सलाहकार होता है वो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। अब देखिएगा ये जो महान्यायवादी है, अभी मैंने आपसे कहा इससे संबंधित अभी क्या हुआ है ये ध्यान रखिएगा। जो महान्यायवादी है इनकी 2017 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा नियुक्ति की गई थी। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो महान्यायवादी वर्तमान में भारत के कौन है? के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। जो के वेणुगोपाल है इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी किया है। यानी इनकी नियुक्ति हुई थी कितने? 3 वर्ष के लिए। और वैसे आप सब जानते हो जो महान्यायवादी हैं इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे राज्यपाल है, राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, वो किसके प्रसाद पर्यंत है? वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। उसी प्रकार जो ये महान्यायवादी हैं ये भी क्या है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। लेकिन इनकी जो नियुक्ति है कितने वर्ष के लिए हुई थी? 3 वर्ष के लिए हुई थी। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, अब इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि जून में इनका कार्यकाल पूरा होने वाला था। और जून में सब जानते हो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 2017 में प्रणब मुखर्जी थे, क्योंकि जुलाई में तो क्या है, जुलाई 2017 में रामनाथ कोविंद जी बने थे। लेकिन इनकी नियुक्ति तो कब हो गई थी? वो तो जून में ही हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में इनके कार्यकाल को क्या कर दिया गया है? 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया, ये ध्यान रखना है। और ये जो महान्यायवादी, मैंने आपसे क्या बोला, ये भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये लीजिएगा भी कि आज अपना क्या है, ये महान्यायवादी राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति की नियुक्ति है, मंत्रिपरिषद आदि के बारे में बात हुई इसमें भी, और राष्ट्रपति संबंधित कुछ अनुच्छेदों के बारे में बात हुई। तो इसमें देखिएगा जो आज की क्लास में अपना हुआ है, इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और अधिक से अधिक अपने क्या है साथी आदि को इसमें क्या शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता केवल सिर्फ लाभ आपको ही हो, अन्य जो आपके साथी हैं, जो अन्य मित्रगण हैं, कि उसका भी इसको क्या हो, लाभ हो। ठीक है, थैंक यू।